कि हिस्सा मुनासिब नहीं मिला। मतलब एक चीज़ तो इससे तय हो जाती है कि ये मामलात हुए थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए तैयारी की गई थी। हाँ, मलिक अहमद खान साहब की बात से मुझे इत्तफाक है कि इनिशियली बाजवा साहब ये नहीं चाह रहे थे, यहाँ से अप्रोच किया गया था। वो आपको याद होगा कि जी वो डिक्की की कहानियाँ भी उन दिनों चलती रहीं कि कुछ छुप के जाता था, ये वो सारा कुछ मामला अपनी जगह मौजूद है। ये बिल्कुल चीज़ें चल रही थी। ये बाजवा साहब को मजबूर किया गया, उनसे कहा गया कि जी अगर ये रह गया बंदा तो फिर हम नहीं बचेंगे। आपको गालिबन याद होगा राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि दोनों में से एक नहीं बचना था ना, या वो बचते तो हम नहीं बच रहे थे, अब हम बचे हैं तो ज़ाहिर है उनको नहीं वो नहीं बच सकेंगे। ये चीज़ें, इसमें तो कुछ शुबे वाली बात ही नहीं है। मौलाना ने कोई नई बात नहीं की, उन्होंने जस्ट आके बता दिया कि जी ये हुआ था बाजवा साहब के कहने पे, क्योंकि जब वो कायल हो गए होंगे उसके बाद उन्होंने कहा होगा जी कि ठीक है आप ले आए। उसके बाद भी कोशिश होती रही और एक चलती हुई बिल्कुल ठीक गवर्नमेंट को उस वक्त हटा के और वो एक सेटअप लाया गया और वो जिसके नताइज हम आज तक भुगत रहे हैं। उससे पहले यही बात नवाज शरीफ साहब के वो इक़्तिदार के हवाले से की जाती थी कि वो चलता हुआ बेहतरीन सेटअप को आपने बर्बाद करके उसके बाद अल्टीमेटली वो जो लूज़र होता है वो मैं और आप होते हैं। ज़ाहिर है अब जो लोग चीख रहे हैं गैस के बिल, उससे पहले बिजली के बिलों पे चीखते थे, उससे पहले पेट्रोल की कीमतों पे चीखते थे, तो वो रिज़ल्ट सारे इन्हीं चीज़ों की वजह से अब हमारे तक पहुँचे हैं। अब ये सारी बातों के बाद जो सबसे खौफनाक चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि दिन ब दिन चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। ज़ाहिर है आपने याद आ रहे होंगे 2018 का इलेक्शन मैनेज करने वाले, उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज कर लिया था। मतलब फ़र्क सिर्फ ये पड़ा कि 2018 में जब आप एक पार्टी को लाना चाह रहे थे उसका वोट बैंक मौजूद था। अब जो आपने किया वोट बैंक मौजूद नहीं रहा हुआ बदकिस्मती से। देखिए एक जो बिल्कुल होता है ना वो दिल से किसी पार्टी के साथ जाने वाला, वो जाके दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं डालता, वो अगर नाराज़ है आपसे तो वो घर बैठ जाया करता उस दिन। तो ये मसाइल मेरे ख्याल में ये चीज़ें हाथ से जिस तेज़ी से निकल रही हैं, अगर इनका ख्याल ना किया गया तो हालात ज़्यादा ख़राब होंगे और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो वो फिर ठीक नहीं रहता होता मामला। तो वो जो बात बेहतरीन बात जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की कल भी हम कर रहे थे और खालिद क्यूम का सब कह रहे थे, गालिबन जरदारी साहब की भी यही अप्रोच है को कहीं बैठ के मामला तय करके चीज़ें उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा तो ठीक होंगी। वरना अगर आप ये समझते रहेंगे कि जी ठीक है वो जीतने वाले कह रहे हैं हम जीत गए, उनके लिए तो धांधली नहीं हुई, और दूसरे हारने वाले कह रहे हैं हम हार गए, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन इस दफ़ा आ रहा है ये रिएक्शन मैंने इससे पहले इस मुल्क में नहीं देखा। तो इसलिए इस रिएक्शन के फैलने से पहले, इसको कोई ज़्यादा खौफनाक शक्ल इख्तियार करने से पहले इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेना बेहतर होगा। सही है आमिर साहब, ज़ाहिर है सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, जिस तरफ अयाज साहब इशारा कर रहे हैं वो हमारा अगला सवाल है, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। अभी अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के जिस तरह के इंकशाफात उन्होंने किए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ज़ाहिर है उन्होंने उस दिन अपनी मीडिया टॉक में भी कह दिया कि फ़िज़िकली तो कोई इख्तलाफ नहीं है, ज़हनी है और वो ख़त्म भी हो सकते हैं। तो इन इंकशाफात की आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है और ये टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए मैं कल से कह रहा हूँ, बात सिंपल सी है कि हर एक ने अपना भाव ताव करना है। क्या पीटीआई पीपल्स पार्टी को बिठा सकते हैं, बिठा दें और इक़्तिदार दे दें पीटीआई को। उनकी अगली डिमांड क्या होगी, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाओ, उसकी ज़मानत कराओ, उसे लेके आएँ, आप दे दें, कोई हर्ज नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई बैठ सकते हैं तो फिर वज़ीर आज़म पीटीआई का आना बनता है। पीपल्स पार्टी उनसे लेना चाहती है, उनसे वज़ीर आज़म ले ले। ये सबको पता है कि जो फैसले करने हैं उससे मकबूलियत शकबूलियत क्या कुछ भी नहीं रहना अवाम के अंदर किसी का भी। शहबाज शरीफ साहब लेना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल वज़ीर आज़म सेकंड टाइम बन जाए। बनेगा क्या ये पता चलेगा जब वो सीट पे बैठ जाएंगे। और फिर अगर वही कैबिनेट होगी जो कल अयाज साहब ने मुझसे भी कहा था कि जी जब आप सबको मिक्स करेंगे तो फिर तो हर चीज़ का हिस्सा मांगेंगे ना, हर बंदा मांगेगा और आप देने पे राजी भी ना हो तो आप मजबूर होते हैं। लेकिन अब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला सवाल है और जो अयाज साहब ने एंड पे की बात, वो तो ज़ाहिर है ही अगले सेगमेंट में। मैं आपको बताऊँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बात कह रहे हैं, उन्होंने जो भी कही 30 मार्च 2022 मैंने 8:30 बजे अपने टीवी पे खबर ये ब्रेक की थी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान ने कहा है कि हमें पीडीएम से रास्ता दिलाओ, अदम एतमाद की तहरीक वापस कराओ
और मैं असम्बली तोड़ दूंगा। अगले दिन मीटिंग हुई और पीडीएम का बाकायदा एलामिया जारी हुआ कि हमारी मीटिंग हुई, हमें ये ऑफर दी और हम इसे रिजेक्ट करते हैं। ये तो हो गई उसकी बात जिसमें मौजूदा सेटअप के DGISI मौजूद थे लेकिन आर्मी चीफ नहीं थे उस वक्त, ठीक है, मार्च 2022 में। जी जी। अब उन्होंने चूंकि जनरल फैज का नाम लिया है, जनरल फैज से इनकी मीटिंग्स अक्टूबर 28 का जो इनका आज़ादी मार्च था धरने वाला, जो इस्लामाबाद पेशावर मोड़ पे हुआ था, उसमें जनरल बाजवा से इनकी एक बड़ी तलखी के साथ मुलाकात हुई थी आर्मी हाउस में, और दोनों ने एक दूसरे को खूब धमकियां लगाई थी। और वहाँ चौधरी परवेज़ इलाही काम आए थे, और चौधरी परवेज़ इलाही आप सब हमने देखा था चौधरी शुजात को पहली दफ़ा जब वो गाड़ी में लिटा के लाया करते थे, तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी हुई थी चौधरी साहब की, और वो फजलुर रहमान से मिलते थे और उन्होंने डाई डाउन की थी उस पोजीशन को, और वादा किया गया था, जो बताया गया था कि जी मार्च में हम आपको इलेक्शन दे देंगे, जिस पे गुस्से बढ़े। अब आप उसके अंदर आ जाएं कि जी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हमें तो 19 में कह दिया गया था कि हमारी जान छुड़ाओ यार, ये क्या उस्मान बुज़दार प्लस है, फलाना है, ढिमकाना है, कि लोग तंग आ गए थे कि जो तजर्बा करने आए थे वो सारा खत्म हो गया था। हम इन सबको छोड़ते हुए दोबारा आज के हालात पे इस सेंस में आ जाते हैं कि मौलाना क्यों बोल रहे हैं। जी जी। मौलाना की सीधी सी बात है कि जी अब ये बात पता लगेगी इस तहरीक पे, जो कि अगले हिस्से में हमने बात करनी है कि कौन किसके साथ और किसके खिलाफ धरना कर रहा है, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन मौलाना का इलेक्शन है बलोचिस्तान में और केपी में, बेनिफिशरी कौन है? सिंध के अंदर बेनिफिशरी है पीपल्स पार्टी, जहां वो कह रहे हैं कि हमारे तो बड़े वोट थे। अच्छा, जीडीए का जो आज अभी हुआ, जो आपने अगले मुहावरे उसमें रखा हुआ है सेगमेंट में, कि हुर जो हैं वो पीर साहब के साथ हैं, जैसे उलमाए कराम के साथ सारे लोग होते हैं मस्जिदों में वोट नहीं डालने जा रहे होते, वही पीर साहब के हुरों का भी है कि वोट, वो आज वो शर्जील मेमन ने भी कहा कि मेरे तो पार्टी होतेदार हैं हुर, उनके वो मुरीद हैं। ये सारा मिक्स है, हर बंदे का गुस्सा है कि मुझे शेयर नहीं मिला, मुझे शेयर नहीं मिला, और कोई शेयर ले रहा है, कोई नहीं ले रहा। ऐवान सदर पे नजर है, कुछ जगहों से ये आवाज आ रही है कि जरदारी साहब सदर नहीं होंगे, जिस तरह ये आवाज आई थी कि गंडापुर साहब को हम वज़ीर आला नहीं देखेंगे। अब वो कैसे होगा, ये चीजें हमें और आपको देखनी है कि इस तहरीक के नतीजे में किसको कितना बेनिफिट बदले में मिलता है। देखे ना, नून खुश हो जाए कि जी उनको अगर वजारत उज़्मा से हटा दें और उन्हें पंजाब मिल जाए। अभी छोटी सी बात है, आज अगर हमने यही बात करनी है जो सारा उसके ऊपर है, तो मरियम नवाज के पास सादा अक्सरियत पंजाब में है, लेकिन अगर वही पंछी जो अभी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होने हैं वो उड़ के वो पीटीआई के पास चले जाते हैं, या पीटीआई मजीद से करती है, खान साहब नहीं मानते, तो जो आजाद उनके साथ है वो भी उड़ जाएं, क्या होगा? क्यास तो पहले ही है इस मुल्क में, मेरे और आपके लिए तो पहले कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सब ओहदों के लिए दौड़ रहे हैं। ये बातचीत नहीं कर रहे कि जी हमें जो ख्वाजा साद रफीक वाली बात थी कि असेंबली में बैठ के क्या सबसे पहले कोई ऐसा मुआहिदा करना चाहिए कि जी जिस दिन ओथ लेंगे 4 महीने में हम जहां माशी मसाइल के लिए एक होंगे, वहां इंतखाबी इस्लाहात जब भी इलेक्शन होंगे आईनी तरमीम करके, और बकौल हमारे फैसल साहब के, जिसमें बल्दियाती इदारों को आईनी तहफ्फुज़ हो कि आपको टाइम पे इलेक्शन भी कराने हैं और फंडिंग ऑटोमेटिकली जाएगी। चले हाफिज ताहिर साहब, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है एकदम से बड़ा स्ट्रॉन्ग इत्तेहाद